द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग को एक राजा को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रे होता है। वो बिना किसी इमोशंस को दिखाकर एक लड़की को मार देता है, जिसकी वजह से वो एक राजा बन चुका है। हम लोग अब देखते हैं कि ग्रे कुछ ज्यादा ताकतवर होता है। वो अपने अपोनेंट को हरा देता है, वो भी बहुत ही ज्यादा इजीली। जहाँ पर भी वो जाता है काफी ज्यादा तबाही मचाता है। ग्रे अब अपने साथियों को बोलकर अब पूरे शहर के ऊपर ही बॉम्ब गिरा देता है, जिसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो जाता है। इतना सब कुछ बुरा करने के बाद भी ग्रे को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं सबसे पावरफुल राजा हूँ। जिसके बाद अब वो अपने रूम में आकर अपने ताज को देख रहा होता है, पर तभी अचानक से वो अपने आप को एक पानी के अंदर पाता है। उससे अब वहाँ पर एक आवाज आती है जो कि अब उसे कहती है कि प्लीज अपनी नई जिंदगी में रोशनी को ढूंढना। रोशनी यहाँ पर किसी लड़की का नाम नहीं है। इसके बाद अब जैसे वो ये बात बोलती है, ग्रे अब अपनी आंखों को खोलता है और अब वो देखता है कि उसके सामने तो एक आंटी और एक अंकल होते हैं, जो कि अब ग्रे को ही देख रहे होते हैं। ये देखकर ग्रे कंफ्यूज हो जाता है और कहते हैं कि ये मैं कहाँ गया। तभी वो जो अंकल होते हैं वो अब उसे कहते हैं, हेलो अर्थर, मेरा नाम रेनॉल्ड्स है और मैं तुम्हारा पापा हूँ। शॉर्ट में तुम मुझे रे भी बुला सकते हो। वही ये सब कुछ अब सुनने के बाद अर्थर काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं, मैंने जानता नहीं हूँ, पर ये लोग कह रहे हैं कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। अगर ये सच बात है तो इसका मतलब है कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में मर चुका हूँ और फिर उसके बाद मैं दोबारा से जिंदा हो गया हूँ। अगले सीन में अर्थर अब कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा जीत के बाद मैं एक छोटा बच्चा बन जाऊंगा। हम अब देखते हैं कि क्योंकि अर्थर इस समय पर एक काफी छोटा बच्चा है, उसके पेरेंट्स अब उसका काफी ख्याल रख रहे होते हैं। हमें ये पता चलता है कि अर्थर की मदर का नाम एलिस है। वहीं पर अर्थर को अब ये सब काफी अनकंफर्टेबल लग रहा है एक छोटे बच्चे की बॉडी में आकर, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता है। उसकी खुद की बॉडी पर ही उसका कंट्रोल नहीं है। वो अब अपने कपड़ों को भी गंदा कर देता है, तो अब एलिस को उसके कपड़ों को चेंज करना पड़ता है। वहीं पर अब अर्थर भी कहने लगता है कि इस बॉडी के ऊपर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये बॉडी मेरे लिए एक प्रिजन की तरह है। मैं बस चाहता हूँ कि ये सब कुछ एक सपना हो, पर लगता है कि ये सब कुछ हकीकत है। अगले सीन में वो लोग बाहर होती है, जहाँ पर हम लोग अब रे को देखते हैं जो कि अब अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है मैजिक को यूज करके। वो मैजिक का यूज करके पत्थर को तोड़ देता है और अब पत्थर गलती से उसी के मुंह पर आकर लग जाता है, जो देखकर एलिस कहती है कि रुको, मैं तुम्हें हील करती हूँ। इसके बाद अब एलिस उसे हील करने लगती है। वही ये सब कुछ अब देखने के बाद अर्थर काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो कहने लगता है कि ये जो ताकत है इस दुनिया के अंदर, इन सब के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, पर ये काफी ज्यादा कमाल की है। अगले सीन में हम लोग अब रे को देखते हैं जो कि अब अपने हाथों में एक ग्लव जैसी चीज को पहन लेता है और अब वो एक जंगली बॉल से लड़ने के लिए आ जाता है। वो फिर से अपनी ताकत का यूज करके उस बॉल को हरा देता है। वही ये सब कुछ अब देखने के बाद रे के जितने भी साथी होते हैं वो उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। अगले सीन में रे अब घर वापस आता है, पर उसके हाथ पे थोड़ी सी चोट लग जाती है। वही ये सब कुछ अब देखने के बाद अर्थर अब कह रहा होता है कि नॉलेज ए वेपन होती है, और क्योंकि मैं भी कुछ कर नहीं सकता हूँ तो मैं अपने सराउंडिंग से ही सारी चीजें सीखूंगा कि आखिरकार चीजें काम कैसे करती हैं। ये सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंडिविजुअल अपने खुद के वेपन्स यूज कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर खतरा है। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी अपने लिए खुद के लिए जल्दी से ताकत पानी होगी। वहीं पर अब उसके पेरेंट्स जिसके बाद अब उसे फिर से सुलाने लगते हैं। ये सब कुछ अब देखकर अर्थर कहने लगता है कि इस पौड़ी के अंदर मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड तो फील होता है, पर मेरे पेरेंट्स के साथ ये मोमेंट इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है। मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिछले लाइफ के अंदर तो मैं अपनी इच्छा अनुसार सो भी नहीं पाता था। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि कुछ महीने बीत जाते हैं, जहाँ पर अर्थर अब क्रॉल करना सीख जाता है, जो देखकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं पर अब अर्थर जाकर शीशे में अपना चेहरा पहली बार देखता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। अर्थर अब कहने लगता है कि मुझे इस बॉडी में आए हुए काफी महीने हो चुके हैं, पर अभी तक मुझे मेरे नाम की आदत नहीं हुई है। पर मुझे इन सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो बस नॉलेज चाहिए। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि एलिस अब अर्थर को सुलाकर चली जाती है, पर हमें पता चलता है कि अर्थर तो सोने की एक्टिंग कर रहा था। जैसे एलिस वहाँ से चली जाती है, अर्थर अब नीचे उतर कर आ जाता है। अर्थर मन में कहने लगता है कि मुझे फाइनली मेरी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल तो मिल चुका है, इसलिए मैं अब थोड़ा बहुत ये सब कर पा रहा हूँ। इसी तरीके से अर्थर अब जल्दी से छुप छुप के लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर काफी सारी किताबें होती हैं। अर्थर अब जल्दी से एक बुक को निकाल कर पढ़ने लगता है। वो अब कहते हैं कि फाइनली चलो मुझे कुछ पता चल चुका है इस दुनिया के बारे में। अर्थर अब हम लोग को बताता है कि जिस कॉन्टिनेंट के अंदर वो रहता है उसका नाम डिकाथन है। इसके अंदर 3 किंगडम आते हैं। पहला है ड्वार्फ किंगडम, एक ऐसा एरिया जहाँ पर ड्वार्फ रहते हैं। जिसके बाद दूसरा किंगडम है एलोनोर किंगडम। ये किंगडम एल्फ का नेशन है, जहाँ पर ये लोग फॉरेस्ट के डीप में रहते हैं। इसके बाद आता है सैपिन किंगडम, यहीं पर ही मैं रहता हूँ। यहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। यहाँ इस किंगडम में सभी इंसान रहते हैं, मेरे ही नेशन की तरह यहाँ पर भी किंग हैं। बस मेन डिफरेंट ये है कि राजा को बस इनहेरिट के तौर पर राजा बनाया गया है, ना कि उससे राजगद्दी छीनी गई है, जैसे मैं वॉर करके जीत लिया करता था। वो अब कहने लगता है कि अगर प्रीवियस लाइफ से कंपेयर किया जाए तो ये वर्ल्ड अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में ही है। इस बुक के अंदर मैंने सीखा है कि आखिरकार यहाँ की टेक्नोलॉजी काफी प्रिमिटिव कैसे है। इसका कारण मैजिक है। इस पावर का सोर्स माना है, जो कि इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। माना का कंट्रोल करने की एबिलिटी काफी हेरिडेटरी है, यानी कि काफी रेयर है। सिर्फ 100 लोगों में से सिर्फ एक ही पर्सन के पास माना को
को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। अर्थर अब हम लोग को बताता है कि ब्रॉडली अगर देखा जाए तो माना के दो एप्लीकेशंस होते हैं, ऑगमेंटिंग और कॉन्जूरिंग। जो ऑगमेंटर्स होते हैं वो माना को यूज करके अपनी बॉडी को एनहेंस करते हैं, जिससे कि उन लोगों को काफी ज्यादा ताकत, एबिलिटी और डिफेंस मिलते हैं। दूसरी तरफ होते हैं कॉन्जूरर्स, वो लोग माना को यूज करके अपने आप ही जिस तरीके से वो चाहे उसे वो कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैजिक को यूज करना। और माना को कंट्रोल करने की जो चाबी है वो माना कोर होती है। ज्यादातर लोगों की पावर्स तब अवेकन होती है जब वो टीनेजर बनते हैं। उन लोगों को अपने माना को अपनी बॉडी के हर एक पॉइंट पर चैनलाइज करना होगा। इस चीज को हम लोग माना कोर कहते हैं। और अगर हम लोग इसे कंट्रोल कर ले तो एक पर्सन मेज बन जाता है। अर्थर अब कहने लगता है कि मेरे पुरानी दुनिया में भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट था जिसे की कहते थे। की से तुम अपने इंटरनल पावर के बारे में जानते हो, उसे कंट्रोल करके तुम उसे अनलिश कर सकते हो। अर्थर अब सोचने लगता है कि क्या पुरानी जिंदगी की जो मेरी नॉलेज है वो क्या मेरे काम आएगी। चलो ट्राई करके देखते हैं। और क्योंकि की और माना को यूज करने की जो एबिलिटी है वो एक जैसी ही है, तो अर्थर अब ट्राई करने लगता है। और अब थोड़ा थोड़ा मैजिक वो यूज करने ही वाला होता है, पर तभी उसकी मॉम आकर उसे उठा लेती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसके बाद अब एलिस चेक करती है और कहती है कि तुमने तो फिर से अपने कपड़े गंदे कर दिए, चलो इसे बदलते हैं तुम्हारी पैंट को। ऐसा बोलने के बाद अब वो अर्थर को वहाँ से लेकर जाने लगती है। वही अर्थर मन में कहता है कि सही में ये बॉडी मेरे लिए एक प्रिजन है, मुझे जल्दी से जल्दी और ताकत पानी होगी। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर का जन्म हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। ये सारी चीजें अब एलिस एक किताब में लिख रही होती है, पर अब वो ये भी लिखती है कि जब से अर्थर का जन्म हुआ है तब से हमने उसे स्माइल करते हुए देखा ही नहीं है। तभी एलिस की नजर बाहर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जो रे है वो अर्थर को तलवारबाजी सिखा रहा है। जो देखकर एलिस अब गुस्से में वहाँ पर पहुँच जाती है और अब वो रे से कहती है कि आखिर तुम मेरे छोटे से बच्चे के साथ ये क्या कर रहे हो। तो रे कहते हैं कि मैं तो बस इसे तलवारबाजी सिखा रहा हूँ। जिस पर एलिस कहती है कि लेकिन अर्थर ने तो बस अभी चलना सीखा है, इसे चोट लगी तो फिर क्या करोगे। अगले सीन में हम लोग अब एलिस को देखते हैं, जो कि अब अर्थर को लेकर टाउन में आ जाती है। हमें पता चलता है कि अर्थर को टाउन में आना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद अर्थर को दुनिया की काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो कह रहा होता है कि वेपन्स के टाइप और क्वालिटी देखने के बाद मुझे एक नेशन के लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। अर्थर को यहाँ पर मैजिक स्टोन्स भी दिखाई देते हैं, जो कि उसकी पुरानी जिंदगी में नहीं हुआ करते थे। टाउन में आने के बाद अर्थर को पास से मैजिक भी देखने को मिलता है, जिससे वो काफी कुछ सीखता है। इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के बाद अर्थर काफी थक जाता है, तो अब उसकी मॉम उसे घर वापस लेकर जा रही होती है। वहीं अर्थर भी अब अपने मन में कह रहा होता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरी हर इच्छाओं को और जरूरतों को पूरा करते हैं। अब पता चला कि आखिर फैमिली होती कैसी है। हम लोग को अब अर्थर का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर बचपन से ही वो अनाथ आश्रम में रहता था। उसने कभी फैमिली को फील ही नहीं करा। अर्थर अब काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है इस फैमिली में आने के बाद। उसकी मॉम भी अब उसे कहने लगती है कि मुझे काफी खुशी हुई थी जब तुम अपने बेड से निकलकर बुक पढ़ने के लिए गए थे, और जब भी तुम मार्केट में जाते हो तब तुम काफी ज्यादा क्यूरियस लगते हो। ये तुमने शायद अपने पापा से ही सीखा है। एक दिन तुम उन्हीं की तरह भाग जाओगे और दुनिया को देखने जाओगे। पर बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम एक पीसफुल लाइफ जियो, जिसमें तुम्हारे लिए कोई भी खतरा ना हो। अगले सीन में अब अर्थर आकर अपने फादर की वापस से ट्रेनिंग देख रहा होता है। अर्थर अब कह रहा होता है कि मैं काफी लकी हूँ कि मेरे फादर यहाँ पर है, मुझे उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। हम अब रे को देखते हैं, जो कि अपने मैजिक को यूज करके पत्थरों को काफी आराम से तोड़ देता है। जिसके बाद अब वो अर्थर से कहता है कि देखा हुनर में कमाल का। वहीं अर्थर ज्यादा इंप्रेस नहीं होता है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है और वो अर्थर को बताती है कि तुम्हारे फादर इससे भी काफी ज्यादा बेहतर कर सकती है, देखते जाओ। जिसके बाद हम लोग अब रे को देखते हैं, जो कि और भी ज्यादा माना का यूज करके सही में और भी काफी पावरफुल बन जाता है। जो देखकर अर्थर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरे फादर एक ऑगमेंटर हैं। ये तो सही में कमाल का था। मैं खाली ऐसे नहीं खड़ा रह सकता हूँ, मुझे भी ताकतवर होना होगा। अर्थर अब बुक पढ़ने के लिए जा ही रहा होता है, पर तभी उसकी मॉम उसे सुलाने के लिए लेकर जा रही होती है और कहती है नहीं, तुम अभी बुक नहीं पढ़ सकते हो। जो देखकर अर्थर अब काफी मासूम चेहरा बनाने लगता है, तो अब उसकी मॉम उसे मना नहीं कर पाती है और कहती है ठीक है, बस तुम थोड़ी देर ही पढ़ोगे। तो अब वो भी मान जाता है और अब आकर बुक पढ़ने लगता है। वो अब अपनी ट्रेनिंग को वापस से शुरू कर देता है और कहता है कि इन 2 सालों में मैंने काफी ज्यादा नॉलेज को गेन किया है। सबसे इम्पोर्टेंट माना कोर को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है। इसमें तुम्हें माना के काउंटलेस फ्रेगमेंट्स को अपनी बॉडी के थ्रू आउट में फैलाना पड़ता है और सारे माना को एक सिंगल पॉइंट पर लाना पड़ता है। ये टास्क काफी ज्यादा मुश्किल है, पर मैं इसे करने वाला हूँ। वहीं पर हम लोग अब अर्थर के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि बाहर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्थर अब भी अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। उसका माना अब पूरी तरह से तैयार हो जाता है और अब अचानक से घर के अंदर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। ये देखकर रे अब जल्दी से एलिस को बचा लेते हैं। इसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा घायल भी हो जाते हैं, पर अब उन लोगों को अर्थर की चिंता होने लगती है, क्योंकि उन लोगों को याद आता है कि अर्थर तो अंदर ही था। इससे वो जल्दी से अर्थर को देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद रे अब जैसे सामने देखता है, वो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाता है। वो कहता है कि अर्थर तो 3 साल का भी नहीं है, आखिर ये सब कैसे कर पा रहा है। वहीं पर एलिस भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि अर्थर तो आसमान में उड़ रहा था। वहीं पर अब अर्थर भी अब अपने मन में कहता है कि मेरी स्टडी के दिन काम कर गए, ये मेरा पहला कदम है। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब नीचे आ जाता है। वहीं पर अब उसके पेरेंट्स
पेरेंट्स उसे देखकर काफी ज्यादा शौक हो रहे होते हैं। पर तभी अब अचानक से कुछ लकड़ी के टुकड़े अब अर्थर के ऊपर गिरने वाले होते हैं, जो देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वो भाग नहीं पाता है। वो अब कहने लगता है कि मैं तो केयरलेस हो गया, मैं ऐसी जगह पर दोबारा से नहीं मर सकता हूँ। उसके ऊपर अब लकड़ी गिरने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर आकर उसके पेरेंट्स उसे बचा लेते हैं। ये देखकर अर्थर भी अब अपने मन में कहते हैं हाँ ये तो सही है, ये मेरे पेरेंट्स है तो ये लोग मुझे सेफ रखेंगे, पेरेंट्स की यही तो ड्यूटी होती है। पर तभी अर्थर अब देखता है कि उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं कि अर्थर ठीक है, इसलिए वो तो अब रोने लगते हैं, जो देखकर अर्थर भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो मन में कहने लगता है कि आखिर ये लोग मेरे लिए रो क्यों रहे हैं। वो अब अपने पास्ट को याद कर रहा होता है और कहता है कि इन लोगों ने अपनी ड्यूटी तो पूरी कर दी है, तो इन लोगों को तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए, पर ये क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अर्थर अपने पेरेंट्स को रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लगता है। अर्थर अब अपने मन में कहते हैं कि ये पेरेंट्स का प्यार वो चीज है जो कि मुझे मेरे पुरानी दुनिया में नहीं मिली थी, मेरी पास्ट लाइफ में मेरे पास ये पेरेंट्स नहीं थे। ऐसा बोलने के बाद अब अर्थर भी काफी इमोशनल हो जाता है और अब वो भी अपने पेरेंट्स को पकड़कर रोने लगता है। इसके बाद हमें अब एपिसोड की एंडिंग में एक काफी बड़े मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और अब इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राजा ग्रे के सामने एक बंदे को बंदी बनाकर लाया जाता है। उस बंदे की गलती ये है कि वो ग्रे को मारना चाहता था और उसकी पनिशमेंट है कि उसे अभी के अभी मार दिया जाएगा, पर फिर भी काउंसिल ने उसके ऊपर रहम दिखा दिया है। उस बंदे को और उसकी फैमिली को उसकी कंट्री वापस भेज दिया जाएगा और वहीं पर ही इन लोगों की सजा डिसाइड होगी। हम लोग अब देखते हैं कि उस बंदे की वाइफ और बेटा भी वहाँ पर होता है, जो देखकर वो बंदा भी कहने लगता है कि हाँ ये सच बात है कि मैं किंग के ऊपर हमला करना चाहता था, पर ये मेरा खुद का काम था, ना कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का। घर जाने से तो काफी ज्यादा हम लोग सफर करेंगे, आप मुझे अभी के अभी मार दो पर प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो। ये बात वो ग्रे से कह रहा होता है। वहीं पर ये सुनकर काउंसिल गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, तुम्हारा जजमेंट ऑलरेडी हो गया है। ये सुनकर बंदा अब रोने भी लगता है और अब वो ग्रे से कहते हैं कि प्लीज मेरी फैमिली को बख्श दो। ये सुनने के बाद ग्रे अब तुरंत जाता है और उस बंदे की वाइफ और बेटे को मार देता है। ये देखकर काउंसिल खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये देखो किंग ने तो खुद ही मर्सी कर दी, तुम्हारी फैमिली को अब सफर ही नहीं करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर फिर भी ना चाहते हुए भी वो किंग का शुक्रिया करता है। इसके बाद में अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रे जो कि अब अर्थर बन चुका है, वो अब अपने फादर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके फादर उसे यूज करने के लिए वही ग्लव दे रहे होते हैं, पर अर्थर मना कर देता है और वो अपनी लकड़ी की तलवार निकाल लेता है। अर्थर अब अपने मन में कहता है कि मेरी बॉडी इस समय पर काफी कमजोर है, इसलिए मैं इस ग्लव को अच्छे से यूज नहीं कर पाऊंगा, तो मैं तलवार का ही यूज करूंगा। इसके बाद अब उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर अर्थर काफी तेजी से अब अपने फादर के ऊपर जाकर हमले करने लगता है। ये देखकर अब उसके फादर भी इम्प्रेस हो जाते हैं और अब उसके फादर अब उस लकड़ी के ऊपर अब अपने मानो को लगा लेते हैं अर्थर से लड़ने के लिए। तो अब अर्थर भी यही करता है, वो अपनी तलवार के ऊपर माना लगा देता है और सीधा हमला करता है, जिसकी वजह से उसके जो फादर जो लकड़ी यूज करे थे वो टूट जाती है। ये देखकर उसके फादर काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अर्थर स्माइल कर रहा होता है और अपने फादर से कहता है कि ये कैसा लगा। एलिस में अर्थर के फादर यानी कि रे को दिखाया जाता है, जो कि एलिस से कह रहे होते हैं कि मेरे हिसाब से हम लोग को अर्थर को एक अच्छा टीचर दे देना चाहिए। तो एलिस कहती है नहीं, तुम तो कह रहे थे कि तुम अर्थर को ट्रेनिंग खुद से दे सकते हो। तो रे कहते हैं कि हाँ प्लान तो यही था, पर अर्थर काफी ज्यादा टैलेंटेड है, अगर उसे ग्रो करना है तो उसे एक असली टीचर की जरूरत है। तो एलिस कहती है कि लेकिन मैं इसे मैजिक सिखा दूंगी, जिस पर रे मना कर देता है और कहते हैं नहीं, तुम्हारा मैजिक एक स्पेशल चीज है। और वैसे भी अर्थर ने इस लकड़ी को तब तोड़ दिया जब मैंने इसके ऊपर माना लगा रखा था, और ऊपर से अर्थर तो सिर्फ 4 साल का है, ऐसा कर पाना तो इम्पॉसिबल है। तो बेहतर रहेगा कि हम लोग इसे टीचर दे दें। ये सुनकर एलिस कहती है नहीं, मैं अपने प्यारे बेटे को मुझसे दूर ट्रेनिंग पर नहीं भेज सकती हूँ। तो रे कहता है कि लेकिन इसकी फ्यूचर की तो सोचो, जिस पर एलिस कहती है कि लेकिन मैं इसकी प्रेजेंट की सोच रही हूँ, क्या तुम नहीं चाहते हो कि ये हमारे साथ रहे। जिस पर रे कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि वो दोनों अब इसी तरीके से फाइट करने लगते हैं, जो देखकर अर्थर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अब उन लोगों से कहता है कि क्यों ना हम सभी लोग एक साथ चलें। ये आइडिया अब उसके पेरेंट्स को काफी ज्यादा पसंद आता है। वो कहते हैं कि तुम तो जीनियस हो, तुमने काफी ज्यादा कमाल का आइडिया दिया है। इसके बाद वो लोग अब अपने सामान को पैक करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उन लोगों को अब एक्सकोर्ट करने के लिए कुछ एडवेंचरर्स आए हैं। वहीं पर अर्थर भी अब सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो अब उस पार्टी का लीडर सामने आता है। वो अर्थर से कहता है कि हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, पर उस टाइम पर तुम काफी छोटे थे, तो शायद से तुम्हें याद नहीं होगा। तो अर्थर कहते हैं नहीं, मुझे याद है, इस टीम का नाम है ट्विन हॉर्न्स। ये वही पार्टी है जिसके अंदर मेरे पेरेंट्स पहले हुआ करते थे। इसके बाद अब एक एक करके वो सभी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उस बंदे का नाम होता है एडम और दूसरी लड़की का नाम होता है एंजेला। वो अब अर्थर को गोदी में पकड़ लेती है। इस वजह से अर्थर का दम घुटने लगता है, तो एक बंदा उसे वहाँ से छुड़ा देता है और अब उस बंदे का नाम होता है डर्डन। इसके बाद अर्थर की नजर ऊपर कैरिस पर जाती है। वो देखता है कि वहाँ पर तो एक लड़की खड़ी थी जो कि ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। तो दूसरी लड़की अब अर्थर को बताती है कि इस लड़की का नाम जेस्पिन है और मेरा नाम हेलन है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब टाउन की तरफ जाने लगते हैं। वो लोग एक मॉन्स्टर जैसी चीज का यूज कर रहे होते हैं अपनी घोड़ा गाड़ी को चलाने के लिए। ये देखकर अर्थर
अर्थर भी अब अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन काफी सिंपल है। मेरी पुरानी जिंदगी में तो उड़ने वाली स्पेसशिप्स हुआ करती थी। हमें अब पता चलता है कि वो लोग एक ऐसी सिटी में जा रहे हैं जिसका नाम जाइरस है। इसके बाद वो लोग अब आराम से बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं और ब्रेक ले रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर कुछ वुल्फ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और अब वो हमला करना शुरू कर देते हैं। पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि जितने भी एडवेंचर्स होते हैं वो उन वुल्फ को काफी ज्यादा इजीली हरा देते हैं। एडम, जैस्मिन और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा तेज होते हैं, जो देखकर तो अर्थर भी काफी शौक रह जाता है। अर्थर अब बता रहा होता है कि एडम, हेलन और जैस्मिन ऑगमेंटर्स हैं, वहीं पर एंजेला और डर्डन वो दोनों कॉन्जूरर्स हैं। हम अब देखते हैं कि वो सभी लोग उन मॉन्स्टर्स को काफी इजीली से हरा देते हैं, जो देखकर अर्थर काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि ये लोग काफी पावरफुल हैं, मुझे भी काफी जल्द इन्हीं लोगों की तरह बनना होगा। अगली सीन में हम लोग अब देखते हैं रात हो जाती है, जहाँ पर वो सभी लोग अब एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। वहीं पर अब अर्थर देखता है कि उसकी मॉम को तो ज्यादा भूख नहीं होती है, वो खाना खाना अवॉइड कर रही होती है। पर तभी अर्थर की मॉम अब देखती है कि रे के हाथ पर तो चोट लगी है, जो देखकर वो उसे हील करने के लिए जा रही होती है। पर तभी सभी एडवेंचरर्स अब सामने आ जाते हैं उन लोग की रक्षा करने के लिए। सामने आने के बाद अब वो एलिस से कहते हैं कि अब अपनी पावर्स को यूज करो, तो एलिस भी मान जाती है और अब अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके रे को ठीक कर देती है। वही ये देखकर अर्थर बताने लगता है कि एलिस यानी कि जो मेरी मॉम है वो एक स्पेशल टाइप की मेज है जिसे एमिटर कहा जाता है। ये स्किल काफी ज्यादा कीमती और रेयर है क्योंकि ये लोगों को हील कर सकती है, इसलिए ये खास ध्यान रखा जाता है कि एलिस हमेशा सेफ रहे। इसी ही स्किल की वजह से मेरे पेरेंट्स कंट्री से दूर रहते थे, जिससे कि एलिस की पावर सीक्रेट रहे। इसके बाद अब एलिस रे को ठीक कर देती है। पर तभी एडम रे से कहता है कि मैं थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अर्थर के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो वो भी मान जाता है। जिसके बाद वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर एडम अपने भाले के ऊपर कपड़ा बांध देता है जिससे कि अर्थर को चोट न लगे। वहीं पर अब अर्थर भी सोचने लगता है कि कहीं एडम भूल तो नहीं चुका है कि मैं एक सिर्फ 4 साल का बच्चा हूँ। चलो फिर भी कोई नहीं, थोड़ी सी पावर दिखाई देता हूँ। इसके बाद अब एडम अपने माना को यूज करके अपने वेपन को एनहेंस कर देता है, जो देखकर अर्थर सोचता है कि मुझे लगता कि एडम बिल्कुल भी होल्ड बैक करने वाला है। इसलिए अब अर्थर अपने पैरों को और अपनी तलवार को दोनों को एनहेंस कर लेता है, जिससे कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है। वो एकदम से एडम के पीछे आ जाता है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। पर तभी अब अचानक से अर्थर का पैर ही फिसल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर अब एडम अर्थर के ऊपर हमले करने लगता है, जिसकी वजह से एक काफी सुपरसोनिक वेव निकलती है, जिसके कारण से अर्थर आसमान में उड़ जाता है। वो अब अपने मन में कहता है कि मुझे लगा ही था कि मेरी बॉडी कुछ ज्यादा ही हल्की है। अर्थर अब जब नीचे गिर रहा होता है तब एंजेला अपनी ताकत का यूज करके अर्थर को नीचे आराम से रख देती है। वहीं पर अब बाकी के सभी लोग एडम से कहने लगते हैं कि तुम अपनी ज्यादा पावर का यूज कर रहे थे, जिस पर एडम कहता है कि लेकिन अर्थर तो एक छोटा मॉन्स्टर की तरह था। वो अब रे से कहता है कि आखिर तुम अपने बेटे को कौन सी ट्रेनिंग देते हो, जिस पर वो कहते हैं कोई भी नहीं। तभी अचानक से जैस्मिन अर्थर के पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने अपने पैरों को कैसे एनहांस किया। उसके चेहरे का लुक देखकर अर्थर समझ जाता है कि उसे आंसर देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना आंसर को सुने जैस्मिन रुकेगी नहीं। तो अर्थर अब उसे बता देता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अपनी जर्नी को वापस ही कंटिन्यू करते हैं, जहाँ रास्ते में अर्थर सभी लोगों से काफी कुछ नया नया सीखता है। साथ में वो जैस्मिन को भी अपने तेज दौड़ने वाली ताकत दिखा रहा होता है और वो भी सीख जाती है इस ताकत को। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि जैस्मिन अब अर्थर से कहती है कि तुम्हारा बर्थडे है और तो और तुमने मुझे काफी चीजें सिखाई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। वो गिफ्ट में अर्थर को एक नाइफ जैसी चीज देती है, जो देखकर अर्थर भी सोचता है कि शायद से जैस्मिन मुझे पसंद करने लगी है। वहीं पर जैस्मिन अब उसे बताती है कि इस जैगर के अंदर एक रोप भी लगी है। वहीं ये देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं कि जैस्मिन अर्थर के साथ इतनी फ्रेंडली हो गई है। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग अब जा रहे होते हैं, पर तभी अर्थर अब देखता है कि उसकी मॉम की तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही होती है, जो देखकर अर्थर परेशान लग रहा होता है। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब अपनी जर्नी को वापस ही कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर अब अचानक से उन लोग की कैरेज रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, जो कि उनका रास्ता तीर मारकर रोक देते हैं। वो लोग अब और भी तीर से हमला करते हैं, पर एंजेला अपनी पावर का यूज करके सभी तीरों को दूर फेंक देती है। वहीं पर अब ये सब कुछ देखकर अर्थर भी थोड़ा सा घबरा जाता है और कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इन गुंडों ने हम लोग को पूरी तरह से घेर लिया है। हम अब देखते हैं कि वहाँ पर जो गुंडों का लीडर होता है वो अपने साथियों से कहता है कि लड़कियों को और बच्चे को जिंदा छोड़ देना। ये देखकर अब अर्थर भी सोचता है कि इसका मतलब है कि हर दुनिया के अंदर बुराई होती है, इस दुनिया में भी बुराई है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो गुंडे अब हमला करने के लिए नीचे उतर जाते हैं, जो देखकर एलिस अब अर्थर से कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अर्थर भी कहते हैं ठीक है। अगले सीन में हम लोग रे और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि अब उन गुंडों को हराने लगते हैं। वो सभी लोग मिलकर काफी सारे गुंडों को हरा रहे होते हैं, पर इस समय पर वो लोग अब देखते हैं कि गुंडे कुछ ज्यादा ही हैं और वो सभी लोग भी अब थकने लगे हैं। तभी अचानक से गुंडे अब रे के ऊपर हमला करके उसे कैरेज पर ही फेंक देते हैं, जिस वजह से कैरेज भी टूट जाती है। वहीं पर हम लोग अब गुंडों के लीडर को देखते हैं, जो कि सामने आने लगता है, जो देखकर एलिस और अर्थर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो रे अब उन लोगों से कहते हैं नहीं, वहाँ से हिलो मत। रे अब एलिस से कहते हैं कि हम लोग काफी बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे अगर इन लोगों को तुम्हारी ताकत के बारे में पता चला तो, इसलिए अपनी ताकत यूज मत करना। जिसके बाद रे अब अर्थर से कहता है कि जल्दी से अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चले जाओ। तो अर्थर कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हो, मैं ताकतवर हूँ, मैं भी लड़ सकता
बताऊं तो रे कहते हैं कि अपनी ताकत का यूज अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए करो, क्योंकि इस समय पर तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद अब अर्थर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अब उसे समझ आ जाता है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब क्यों थी। जिसके बाद रे अब अर्थर से कहते हैं कि अपनी मॉम का ख्याल रखना बड़े भाई, तुम बड़े भाई जो बनने वाले हो। तो अब अर्थर भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके अब अपनी मॉम को वहाँ से लेकर जाने लगता है। ये देखकर गुंडे का लीडर उन लोगों के सामने आ रहा होता है, पर तभी रे उसके ऊपर हमला करके उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें उनके पीछे नहीं जाने दूंगा। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि कुछ गुंडे अब अर्थर का रास्ता रोक लेते हैं, पर अब एडम और जैस्मिन उनके ऊपर हमला करके उन्हें साइड कर देते हैं, जिसके से वो लोग अब इजीली वहाँ से भाग रहे होते हैं। वहीं पर अब अर्थर भी मन में कहने लगता है कि मैं वो पर्सन था जो कि लोगों से काफी कुछ चीजें छीन लिया करता था और अब मैं उन लोगों की जगह पर आ चुका हूँ। मैं भाग रहा हूँ अपनी चीजों को बचाने के लिए। लगता है कि यही कर्मा है। इसके बाद वो लोग अब जहाँ से भाग रहे होते हैं तभी उन लोगों को एक मैजिशियन देख लेता है और वो अपनी मैजिक का यूज करके उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, पर तभी अर्थर अपनी मॉम को साइड में कर देता है, जिसकी वजह से वो हमला उसे ही लग जाता है और अब नीचे जो खाई होती है अर्थर अब उसी के अंदर गिर जाता है। गिरने से पहले अर्थर अब उसी डैगर को बाहर निकाल लेता है जो कि जैस्मिन ने उसे दिया था। वो अब कहता है कि मैं नीचे गिरने से पहले तुम्हें तो खत्म करके ही रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अपने डैगर का यूज करके उस मैजिशियन के पैरों में मार देता है और उसे नीचे खींच के गिरा देता है। वहीं पर बाकी के सभी लोग अब अर्थर को अपने मैजिक यूज करके बचाने की कोशिश करते हैं, पर उनका मैजिक वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, जिस वजह से अर्थर अब नीचे गिर रहा होता है। ये देख कर अब अर्थर भी अब अपने मन में कहने लगता है कि मुझे काफी अजीब फील हो रहा है। मैंने तो कुछ भी गेन ही नहीं करा, पर मेरा दिल तो मुझे काफी सेटिस्फाइड लग रहा है। अब मुझे पता चला कि आखिरकार ये क्या है। मुझे समझ आ गया है कि मेरी पास्ट लाइफ में वो जो बंदा मुझसे मांग रहा था वो क्या मांग रहा था। मुझे अब ये भी समझ आ गया है कि आखिर मेरे पेरेंट्स रो क्यों रहे थे। ये चीज होती है अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। ऐसा करने से तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसके बाद से तुम अपने चाहने वालों को कभी भी नहीं मिल पाओगे। तुम्हारे अंदर डर आ जाता है। वहीं पर अर्थर अब जब नीचे गिरा होता है वो कहता है अरे हाँ, मैं तो एक बड़ा भाई बनने वाला था। ये तो काफी मजेदार होता। वहीं पर अब अर्थर अपने पेरेंट्स को रोता हुआ देख खुद भी रोने लगता है और नीचे गिर जाता है। अगली सीन में वापस हम लोगों को अर्थर को दिखाया जाता है जो कि खाई के अब नीचे आ चुका है और अब वो फॉरेस्ट में फंस गया है। जिसके बाद अब वो जैसे उठता है उसके सामने अब वही बड़ा सा डीमन आ जाता है जो कि उसे कहता है गुड मॉर्निंग अर्थर। वही ये देखकर अर्थर काफी शॉक रह जाता है और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।